हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम एसएससी सीएचएसएल के कुछ क्वेश्चंस लेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड। मतलब सवाल एग्जैक्टली वही नहीं है जो पिछले साल पूछे गए थे, उसमें किसी में कुछ फिगर चेंज किया गया, थोड़ा बहुत लॉजिक के साथ छेड़छाड़ किया गया और आपके सामने परोस दिया गया। कुछ नए सवाल आपको करने को मिलेंगे। मतलब जिसने सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी ट्राई किए हैं उनके लिए भी कुछ नया है हमारे पास। ठीक। दूसरी बात, अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड आपने क्विज नहीं दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्विज का लिंक मिल जाएगा। क्विज जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। क्विज अटेम्प्ट करने से ये पता चलेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके बीच में आपकी रैंकिंग क्या है। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपके सामने है, इफ मार्क्ड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹500, इट इज सोल्ड एट लॉस ऑफ ₹30 व्हेन 25% डिस्काउंट इज गिवन। मतलब 500 रुपये उसमें लिखा हुआ था, एमआरपी थी, उस पर 25% जब डिस्काउंट दिया गया तो 30 रुपये का लॉस हो गया। करेक्ट बात है। वॉट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज टू डिस्काउंट परसेंटेज इज 10:9। यहाँ पे कई बार लोग गलती क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज लिखा हुआ है, लोग सीधा सीधा प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो 10:9 ले लेते हैं। वो चीज़ एक गड़बड़ होती है। इसका अप्रोच क्या होगा, शुरू कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें मार्क प्राइस दिया हुआ है 500 रुपये। ये बताया गया कि उससे 25% का डिस्काउंट करने से 30 रुपये का लॉस होता है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस यार? 25% का डिस्काउंट मतलब 3/4 हो गया। 3/4 करने पे उस पर +30 करोगे, मतलब ये जो वैल्यू है इसमें 30 रुपये लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसमें 30 रुपये जोड़ देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 405 रुपये। 405 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक बात। 405 रुपये कॉस्ट प्राइस होने के बाद में ये बोल रहा है कि आप कुछ इस तरीके से उसे बेचिए जिससे कि प्रॉफिट कमाई जाए। ये कहाँ से पता चला, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा है, मतलब आपने प्रॉफिट में बेचा। करेक्ट बात है। अच्छा, प्रॉफिट भी हुआ लेकिन उसने डिस्काउंट भी दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मान लीजिए उसने ₹P प्रॉफिट कमाया और D डिस्काउंट दिया, मतलब 500 में D का डिस्काउंट दिया और उसके बाद उसे P का प्रॉफिट हुआ। तो P + D = 95। ये कैसे पता चला, 500 और 405 का डिफरेंस 95 है, तो जो भी खेल होना है वो 95 रुपये के बीच में ही होना है। ठीक बात है। अगली चीज हमें क्या बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज टू डिस्काउंट परसेंटेज इज 10:9। प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकलेगा P// कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और डिस्काउंट परसेंट निकलेगा D// MRP इंटू 100। समझ में आई बात। अब इसका रेशियो लेना है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंटेज कर देंगे तो बेसिकली आपके पास में ये चीज़ आएगी, है ना। ये किसके बराबर है, 10/9 के बराबर है। ठीक। इस चीज़ को आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 100P/90 81D = 10/9। यहाँ से ये 10 का ये कट जाएगा, ये 9 का ये कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट बाय डिस्काउंट जो है उसका एक्चुअल रेशियो जो है वो 9/10। यार प्रॉफिट जो है वो 9 यूनिट है, डिस्काउंट 10 यूनिट है। टोटल दोनों को जोड़ने से 95 यूनिट हो रहा है, 95 रुपीज़ हो रहा है। तो 9 और 10 मतलब 19 यूनिट 95 के बराबर है। समझ में आई बात। 19 यूनिट अगर 95 के बराबर है तो हमें क्या प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट मतलब कितना, 9 यूनिट। 9 यूनिट कितने के बराबर होगा, 45 के बराबर। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 405 + 45 450। ऑप्शन बी आपका आंसर है। समझ में आई बात। कहीं भी कोई डाउट हो, देखिए सवाल बड़ा अच्छा है, कहीं भी कोई डाउट हो समझने में, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा लेंदी गया होगा, पहली बार पढ़े होंगे तो हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर आपसे सवाल बना भी नहीं होगा, छूट गया होगा, मिस हो गया। ठीक। लेकिन ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, इसीलिए समय एक लिमिटेशन दी गई है कि अभी अगर मिस्टेक हो रही है तो हो सकता है एग्जामिनेशन में भी मिस्टेक हो जाए, इसलिए प्रैक्टिस उस हिसाब से करिएगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, अप्रोच अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर वगैरह कीजिएगा। और एक बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे जितने भी मैं वीडियोस बनाऊं आप तक के वो पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से बना लेंगे, नहीं आता है तो इसे स्किप कर देंगे। देखिए आपको क्या दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 27, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 125, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। और आपसे पूछा गया है एक 4xyz की वैल्यू निकालना। जहां मैं एक्स वाई जेड देखता हूं मुझे एक फॉर्मूला दिमाग में आता है, ये चीज़ आपको भी दिमाग में आनी चाहिए कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं? अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो इस सवाल को बनाने में आपको तकलीफ आएगी। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड हम क्यूब वाले फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं, स्क्वायर वाले फॉर्मूले में एक्स वाई जेड का टर्म हमें नहीं मिलता। समझ में आई बात? अब देखो इस फॉर्मूले में आपको किस किस चीज़ की वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, बाकी जो नहीं मिलता और दिमाग लगाएंगे उसकी वैल्यू कहाँ से निकाले। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू दी गई है क्या? बिल्कुल दी गई है। एक्स वाई जेड तो हमें निकालना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसकी भी वैल्यू दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी भी वैल्यू दी गई है। बस ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू नहीं दी गई, तो कोई बात नहीं, जो वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू पुट करो और जो बचा हुआ है उसके लिए फिर दूसरा दिमाग लगाते हैं। देखिए 125 माइनस 3xyz इज इक्वल टू 5 इंटू 27 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये चीज़ मैंने ब्रैकेट में लिख दी। करेक्ट? दिए हुए इक्वेशंस को देख के कोई ऐसा फॉर्मूला ध्यान आता है जिसमें ये चीज़ आपको दिखती होगी? बिल्कुल एक ऐसा फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला। ये देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। समझ में आई बात? यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू आराम से निकल जाएगी। वैल्यू पुट करते ही आपको मिलेगा कि भैया 25 इज इक्वल टू 27 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसको इससे माइनस करेंगे, -2 आ जाएगा। इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू जो हमें निकालनी थी -1 आ जाएगी, मतलब यहाँ पे हमें वैल्यू -1 पुट करना है। जैसे ही -1 वैल्यू पुट करते हो तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? देखिए 27 माइनस -1 मतलब ये हो गई 28, 28 इंटू 5 मतलब ये हो गया 140। इस 140 को मैं यहाँ पे लेके चला गया तो मुझे क्या मिल गया? 125 माइनस 140 इज इक्वल टू 3xy, 3xyz इज इक्वल्स टू -15। समझ में आया? अब ये 3xyz -15 है तो इसकी जगह पे अगर मैं 4xyz कर दूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 4/3 करना पड़ेगा, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? -20। समझ में आई चीज़ें? भाई यहाँ पे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 3xyz से xyz आपको निकाल के दिखाऊं फिर 4 मल्टीप्लाई करूं। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पे वैल्यू 15 मिली तो 4/3 करेंगे तो 20 आ जाएगा, -20 आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट शॉपकीपर अर्न्स 10.25% प्रॉफिट, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि मार्क प्राइस हमारा 100 रुपये था। ठीक है, अब अगर मार्क प्राइस पे 100 रुपये 10% का डिस्काउंट दिया तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 90 रुपीज़। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है कि यार आपने किसी आइटम को 10.25% पे बेचा। मान लीजिए आपका कॉस्ट प्राइस C है, अगर आपने उस आइटम को 10.25 पे बेचा तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 10.25% इसका आप ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1.1025 C इज इक्वल्स टू SP। ये चीज़ आपको पता है कि नहीं? इस चीज़ को समझना चाहिए। समझ में आई बात? भाई मान लीजिए आपका कॉस्ट प्राइस C है, उस पर 10% के प्रॉफिट में आप बेचते हैं तो आप ये लिखेंगे कि 1.1 इज इक्वल्स टू मेरा 1.1 C इज इक्वल्स टू मेरा सेलिंग प्राइस है ना? अब अगर सेलिंग प्राइस पता है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? ये 1.1 को इसके नीचे लेके चले जाओ, डिवाइड कर दो। समझ में आया? हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस 90 पता है तो कॉस्ट प्राइस मैं कैसे निकालूंगा? कॉस्ट प्राइस को मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, 90 डिवाइडेड बाय 1.1025, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। इसे मैं इसी तरीके से लिख रहा हूँ, फर्दर अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिंप्लीफिकेशन है वो आखिरी में करते हैं, अभी सारी चीज़ों को फ्रैक्शन में लेके रखो। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि यार कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का हमको रेशियो बता दो। ठीक है, ये हमारे पास में कॉस्ट प्राइस है, इसको मैं मार्क प्राइस से डिवाइड करता हूँ तो 100 नीचे आ गया, 1.1025 को 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 110.25। तो वो रेशियो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू 90 बाय 110.25। ठीक,
ये जो आखिरी में 0.25 दिख रही है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिगर मुझे मिल रहा है 360/441। अब मुझे 9 से डिवाइड करने में आसानी होगी। इसे मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, ये हो जाता है 40। इसे 9 से डिवाइड करता हूँ, ये हो जाता है 49। 40/49 सबसे सिंपलेस्ट टर्म है। ऑप्शन नंबर सी 40:49 मेरा आंसर हो गया। ये सवाल CHSL में एग्जैक्टली पूछा गया था। तो कैलकुलेटिव की अगर बात करें तो इतना कैलकुलेटिव तो आता है भैया, पिछले साल आया हुआ है, तो इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5 balls are purchased from a shop in such a way that whenever a new ball is purchased, then average weight of total balls increases by 3 kg। इस चीज़ को समझो पहले, इतना यहाँ तक कि जितनी बात बोली गई है ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं, इस चीज़ को चेक कीजिए। मान लीजिए सबसे पहला बॉल जो आपने खरीदा था उसका वेट था 10 kg, करेक्ट। अब ये अकेला है तो एवरेज भी 10 kg ही होगा। अब जैसे ही आपने दूसरा बॉल खरीदा तो एवरेज कितना हो गया, 3 kg बढ़ गया, मतलब एवरेज हो गया 13 kg, ठीक। अब अगर मुझे दूसरी बॉल जो मैंने खरीदा था उसका वेट निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, यार ये तो एवरेज है 2 बॉल का, तो मैं क्या करूंगा 2 × 13 करूंगा और इसमें से पहले बॉल का वेट निकाल दूंगा, -10 कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा 26 - 10, तो दूसरे बॉल का वेट कितना आ जाएगा 16। ये फंडा समझ में आया क्या? अगर ये फंडा समझ में आया तो सवाल बहुत ईजी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बॉल का वेट मैं W मान के चल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कितना वेट है, मुझे तो खाली डिफरेंस से मतलब है, ठीक। पहले बॉल का वेट मैं W ले लेता हूँ। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई उसी चीज़ को हम फॉर्मूला, मतलब ये वर्ड्स में लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, देखिए, दूसरे बॉल को ऐड करते ही मेरा एवरेज कितना हो जाएगा, W+3 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे दूसरे बॉल का वेट निकालना है तो मैं कैसे करूँगा, 2 × W+3, मतलब टोटल वेट ऑफ 2 बॉल्स माइनस वेट ऑफ फर्स्ट बॉल। समझ में ये बात, इस तरीके से निकल जाएगा। क्वेश्चन में क्या चीज़ निकालने को पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि यार जो हैवीएस्ट बॉल थी, मतलब जो 5वीं बॉल थी उसका वेट, और जो सबसे हल्की बॉल है उसका वेट, हल्की बॉल का वेट कितना है W, सबसे हैवी बॉल का वेट निकालना है। इसका मतलब क्या है कि जब मैंने 5 बॉल खरीदी तो 5 बॉल का टोटल वेट, 5 बॉल का टोटल वेट माइनस 4 बॉल का टोटल वेट अगर मैं कर दूं तो मुझे 5th बॉल का वेट मिल जाएगा, ठीक। जब मैंने 5 बॉल डाल दी तो मेरा एवरेज कितना हो गया वो देखिए, W+3 × 4, क्योंकि हर बॉल पे 3 का बढ़ता है, इसका मतलब 3 × 4 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरा एवरेज हो जाएगा W+12। ये कब हो जाएगा, जब मैंने 5वीं बॉल ली थी। जब मैंने चौथी बॉल ली थी तब मेरा एवरेज कितना हो जाएगा, W+9। इससे 3 कम, और इसमें जैसे ही मैंने ऐड किया तो 3 ज़्यादा है। ये चीज़ समझ में आ रही है, यही चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आगे मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था सिमिलरली, ये 5 बॉल का एवरेज × 5 करूंगा तो 5 बॉल का टोटल वेट निकलेगा। ये 4 बॉल का एवरेज × 4 करूंगा तो 4 बॉल का टोटल वेट निकलेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 5th बॉल का वेट निकल जाएगा। 5th बॉल का वेट मतलब कितना, 5W+60, 5W और 4W माइनस हो जाएगा तो कितना W बचेगा, 12 × 5 मतलब 60 माइनस 9 × 4 मतलब 36। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 24। तो 5th बॉल जो थी उसका वेट कितना मिलेगा, W+24। दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे W और W कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका कितना आएगा 24। दोनों बॉल का डिफरेंस है। समझ में आई बात। देखिए इस तरीके से अगर आप बहुत सिंपल तरीके से सोचिए कि यार एक बॉल का वेट, फिर दूसरी बॉल का वेट, फिर तीसरी बॉल का, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये जो अप्रोच अभी हमने डिस्कस की है कि सीधा 5 बॉल के एवरेज में × 5 करो तो 5 बॉल का वेट, 4 बॉल के एवरेज में × 5 करो तो 4 बॉल का वेट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 5वें बॉल का वेट आपको निकल जाएगा। और पहले बॉल का वेट आपने W माना है तो इससे सब्ट्रैक्ट करो तो 24 आंसर। समझ में आई चीज़ है। मेन चीज़ अप्रोच का होता है। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप बहुत कम समय में चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए हों, घबराने वाली बात नहीं है। नए सवाल हमेशा आपको, हो सकता है एग्जामिनेशन में नया अपीयर किए, इससे अच्छा अभी नया अपीयर कर लो, है ना। एग्जामिनेशन में अगर इससे मिलता जुलता कुछ भी आया, ये अप्रोच आपको पता होगी तो आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस लैंग्वेज ऐसी है
कि हो सकता है लैंग्वेज में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। द एवरेज वेट ऑफ क्लास चेंजेस बाय 0.6 kg व्हेन पीरियड चेंजेस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। मतलब देखिए ये उस सिनेरियो की बात हो रही है जैसे जब आप स्कूल में पढ़ते थे। मान लीजिए इंग्लिश की क्लास चल रही थी, क्लास 45 मिनट की होती होगी, उसके बाद में जैसे ही घंटी बजती थी तो क्या होता था भाई, इंग्लिश के टीचर चले गए और हिंदी के टीचर आ गए, है ना। इंग्लिश के टीचर चले गए और हिंदी के टीचर क्लास में आ गए। फर्क क्या हुआ भाई, बच्चे जितने बैठे हुए थे उतने बच्चे अभी भी हैं। पहले एक जो टीचर था अब वो चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो वेट का फर्क होगा वो किसका होगा, इंग्लिश और हिंदी के टीचर के वेट का फर्क होगा। बाकी जितने बच्चे क्लास में बैठे थे पहले भी उतने थे, अभी भी उतने हैं। समझ में आई बात। अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ बोथ द टीचर्स आर 30 kg। यहाँ से एक क्लियर कर दिया कि एक टीचर गया दूसरा टीचर आया, दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है, 30 kg। अब कोई बोलेगा कि सर प्लस हुआ माइनस हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए वेट बढ़ा होगा तो 0.6 kg बढ़ा होगा, वेट कम हुआ होगा तो 0.6 kg कम हुआ होगा। समझ में आई बात। अब हमें क्या करना है, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता तो हम उसे एस ले लेते हैं, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि वेट 30 किलो बढ़ा होगा, मान लो। आपको अगर माइनस मानना है तो माइनस भी मान लो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितना भी बढ़ा वो टोटल में किस हिसाब से डिवाइड हुआ, 3 डिवाइडेड बाय एस प्लस वन। एस प्लस वन मैंने क्यों किया, एस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस वन, एक टीचर था इसलिए एस प्लस वन मैंने कर दिया, इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। अब आपको पता है आपको क्या करना है, एस प्लस वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0.6 को नीचे लेके आ जाएंगे, एस प्लस वन को इधर लेके आ जाएंगे, आपको मिल जाएगा कि एस प्लस वन इज इक्वल टू 50, एस की वैल्यू 49। समझ में आया। सवाल कितना सिंपल था, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर इस तरीके से लैंग्वेज ट्विस्ट कर देता है एग्जामिनेशन में तो आप घबराइएगा नहीं, चीज़ों को आराम से पढ़िए, बहुत ही सिंपल चीज़ें पूछेगा CHSL में। बस ये है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए और अप्रोच बिल्कुल सही समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम सॉल्व करें तो चीज़ें सॉल्व होती है। ऑप्शन नंबर भी 49 को आपको टिक करना चाहिए था। मुझे उम्मीद है जो 5 सवाल आज हमने लिए वो आपको पसंद आए होंगे, इनका अप्रोच अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे या लेसन अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और आप अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। किसी को सोल्यूशन की ज़रूरत हो तो आप लिंक शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ, जितने भी ऐसे वीडियोस आएँ, उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। एक और बात, जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाता। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस लेसन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।